मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के घर आने में अभी 2.25 महीने बाकी थे, यानी कि 2.25 महीने बाकी है। और जो उसकी अम्मा ने उसे गुड़ खाने के लिए थे वो गुड़ तो समाप्त हो गया और प्रेमचंद्र जी को गुड़ बहुत पसंद है। वे उससे रहा ना गया। वे आगे क्या करते हैं अब देखते हैं। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन एक आह के साथ सब्र जाता रहा और मटके की एक मीठी चितवन के साथ होश रुखसत हो गया। अपने को कोसता धिक्कारता, गुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा। क्या कहते हैं? गुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा। गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास बैठना भी पसंद न करेगा। कसमें खाता विद्या की, माँ की, भाई की, ईश्वर की, मगर सब बेसुध और वह मन भरकर मटका पेट में समा गया। यहाँ पर ताकीद का अर्थ चेतावनी बताया गया है। मनाही यानी रोक, रुखसत यानी विदाई या प्रस्थान। अब पेज नंबर 43 निकालोगे। पेज नंबर 43 में हम देखेंगे बालक प्रेमचंद्र को दूसरा शौक रामलीला देखने का था। इस शौक के बारे में भी उन्होंने खुद ही लिखा है। एक जमाना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का शब्द है, उसे उन्माद कहना चाहिए। संयोग उस दिन मेरे घर में बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था। जिस घर में लीला यानी कि लीला पात्रों का रंग रूप भरा जाता था वह तो मेरे घर के बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। उनकी देह में राम रच पीस कर पोती जाती, मुंह में पाउडर लगाया जाता, पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बूंदकियां लगाई जाती। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों यानी कि राम, लक्ष्मण और सीता का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, राम रज पसीना पीसना, पंखा जलना मेरा काम था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न कर उन्हें पढ़ा दिया करता था जिससे वह फेल ना हो जाए। मुझसे उम्र ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र निषाद लीला में नौका पर बैठे हुए मेरे मुंह फेरे चले जाते थे, मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं है। नकल में भी असल की कुछ ना कुछ बू आ ही जाती है। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था, न घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता। मेरी श्रद्धा ज्यों के त्यों थी। पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ें मिलती, वह लेकर रामचंद्र को दे आता। कोई मिठाई या फल मिलते ही बेतहाश चौपाल की ओर दौड़ता। चलते समय भी रामचंद्र जी को कुछ नहीं मिला। मेरे पास तो 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसा उठा लिया और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिया। उन पैसे को देखकर रामचंद्र टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया। वही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। इस तरह माँ और दादी के प्यार में लिपटे हुए प्रेमचंद्र के बचपन के दिन बड़ी मस्ती के बीते रहे। आसमान से इस बच्चे का सुख न देखा गया और उसी साल माँ बिस्तर पकड़ लिया। नवाब अब पूरी तरह 8 साल के भी नहीं हुए थे कि माँ चल बसे, कि उनकी माँ गुजर गई।
उसी दिन वह नवाब जिसे माँ पान के पत्ते की तरह फेरती थी, कभी सर्दी में कभी गर्मी में, पेज नंबर 44 लिखा लोगे, गर्मी से और कभी सिहारने वालों की डांट से देखते देखते सयाना हो गया। अब उसके सिर पर तपता हुआ नीला आसमान था, नीचे जलती हुई भूरी धरती थी, पैरों में जूते न थे, बदन पर साबुत कपड़े न थे, इसलिए नहीं कि यक व यक पैसे का टोटा पड़ गया था, बल्कि इसलिए कि इन बातों की फिक्र रखने वाली माँ की आंखें मूंद गई थी। बाप यूं भी कब माँ की जगह ले पाता, उस पर वे काम के बोझ से दबे रहते। पैराग्राफ बदल रहे हैं। 12-13 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनमें वे बुराइयां आ गई जो बिना माँ के बच्चों के अंदर आ जाती है। पता नहीं माँ का प्यार किसी अनजाने ढंग से बच्चे को संवारता रहता है। दोनों में से किसी को पता नहीं चलता, पर वह छाया अपना काम करती रहती। वह प्यार छीन जाए, सिर पर से वह हाथ हट जाए तो एक ऐसी कमी महसूस होती है जो बच्चों के अंदर से तोड़ देती है, और नवाब भी अंदर से टूट गए थे। यही कमी इतनी गहरी, इतनी तड़पाने वाली थी कि बार बार उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यास में ऐसे पात्रों को रचा जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में जाती रही और फिर उनकी दुनिया सुनी हो गई। कर्मभूमि का अमरकांत ऐसे ही पात्र की कहानी उन्होंने लिखी है। ईदगाह, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, गबन और गोदान ऐसी रचनाएं हैं जिनमें नवाब प्रेमचंद्र के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक और माँ की कमी समाई हुई है। और भी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें उनका बचपन खेलता हुआ नज़र आता है। यहाँ तक के प्रेमचंद्र की हम कहानी आपको मैंने बताया है। इसके माध्यम से कुछ प्रश्नोत्तर भी मैं आपसे अभी पूछने वाली हूँ। विद्यार्थी, आपको परिचित, अगर आपने कहानी पूरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको प्रश्नों के उत्तर आसानी से आ जाए। आगे का प्रश्न है, कजाक को इनकी कहानियाँ याद थी। किसकी किसकी कहानी याद थी इसको? तो इसमें लिखेंगे चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेत की। ये हो गया। फिर प्रश्न के उत्तर लिखो। 4 बजते ही नवाब सड़क पर किसका इंतजार करता था? 4 बजते ही नवाब सड़क पर कजाकी का इंतजार करते थे। किसका कंधा नवाब का सिंहासन बन गया? कजाकी के कंधा नवाब का सिंहासन बन गया। अब वापस आकलन में देखेंगे, इनमें गुड़ रखा था। इसका उत्तर क्या आएगा? 2 शब्दों में इसका 2 संजाल के रूप में इसका उत्तर देना, जैसे कि हांडी में, मटके में। कजाका की कहानी में 4 डाकुओं की क्या विशेषता थी? डाकू की क्या विशेषता थी? तो लिखेंगे कजाका की कहानियों में चोर डाकू लूटे हुए धन से दिन दुखियों का पालन करते थे। दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद्र जी गुड़ न खाने के लिए किसकी कस्में खाते थे? प्रेमचंद्र जी गुड़ न खाने के लिए विद्या की, माँ की, भाई की तथा ईश्वर की कस्में खाते थे। उसके बाद तीसरा, मटके में कितना गुड़ रखा था? लिखेंगे मटके में 1 मन गुड़ रखा था। उसके बाद प्रेमचंद्र जी की माँ ने उन्हें किस बात की सख्त ताकीद की? प्रेमचंद्र जी की माँ ने उन्हें मटका न खोलने की ताकीद की थी। परिच्छेद में से अब हमें आए उर्दू शब्द ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर उर्दू शब्द जैसे कि हसोड़ और भाला, यानी कि हमें ये ढूंढना है कि कौन सा उर्दू शब्द है। तो उर्दू शब्द हसोड़ या भाला नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे उर्दू शब्द है ताकीद और रुखसत। ये क्या है हमारे उर्दू शब्द, और आपको ढूंढना और कौन कौन से उर्दू शब्द है। परिच्छेद में आए शब्द एवं शब्द ढूंढ के लिखो, जैसे कि दिन दुखी, भूत प्रेत। उसके बाद निम्नलिखित अर्थों के लिए परिच्छेद में आए शब्द लिखिए, जैसे कि हसोड़, हसोड़ के लिए आया शब्द है जिंदादली और भाला के लिए बल्लम। उसके बाद आपको सहमत विचार पूछे जाएंगे। सहमत विचार में आप देंगे, यदि मैं लेखक कवि होता तो विषय पर अपने विचार लिखो। यदि आप लेखक या कवि होते तो आप क्या विचार लिखें? यहाँ पर आपको अपने सहमत विचार लिखना है। उसके बाद आपको अगर जैसे कि यहाँ पर पात्र का अर्थ दिया गया है अभिनय करने वाला, कुशल का अर्थ रहता है होशियार, और बू का अर्थ है गंध, सीधा यानी कि भोजन की असिद्ध कच्ची सामग्री, सीधा जो रहते हैं जो हम ब्राह्मण को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीधा, जिसमें आटा, चावल, दाल आदि रहते हैं। चौपाल यानी कि दालान, कस्बा यानी कि छोटा शहर।
यहाँ प्रश्न पूछेंगे रामलीला के पात्र की सजावट कब से होने लगती थी, तो इसका उत्तर है रामलीला के पात्र की सजावट 2 बजे से होने लगती थी। प्रेमचंद्र जी अपने पाठ की चिंता न कर किसे पढ़ा दिया करते थे, तो लिखें प्रेमचंद्र जी अपने पाठ की चिंता न करके रामचंद्र को पढ़ा दिया करते थे ताकि वे फेल ना हो जाए। पात्रों की सजावट इस प्रकार से की जाती थी। अब इसका उत्तर लिखेंगे राम रस पीस कर पात्रों की देह में पोती जाती थी। और दूसरा लिखेंगे पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बुदकियां लगाई जाती थी। ये हो गया। फिर लिखेंगे और संजालपूर्ण के पात्रों को सजाने की प्रक्रिया में प्रेमचंद्र जी यह कहते, क्या कहते, 3 बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे रंगों की प्यालियों में पानी लाने का काम, राम रच पसीने पीसने का काम, राम रस रहता है वो पीसने का काम, और पंखा झलने का काम। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कोई मिठाई या फल मिलने पर प्रेमचंद्र जी क्या करते थे, तो इसका लिखेंगे कोई मिठाई या फल मिलने पर प्रेमचंद्र जी बेतहास दौड़कर चौपाल की ओर जाते और रामचंद्र को दे आते थे। दूसरा प्रश्न है पैसे को देखकर रामचंद्र कैसे टूट गए, पैसे को देखकर रामचंद्र टूट पड़े जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। सीधा कहाँ से मिलता था, सीधा चौधरी साहब के घर से मिलता था। अब यहाँ पर कुछ ग्रामर के भी शब्द दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है सामाजिक शब्द का विग्रह करो। राजगद्दी, तो इसको विच्छेद करें राजा की गद्दी, ये तत्पुरुष समाज है। रामलीला, राम की लीला, तो ये तत्पुरुष समाज है। उसके बाद है निम्नलिखित अर्थ वाले परिच्छेद में आए हुए शब्द ढूंढ के लिखो, जैसे कि कुशल, कुशल का अर्थ क्या होगा, अर्थों वाले, तो कुशल का क्या होगा, होशियार। छोटा शहर जिसको हम क्या कहेंगे, कस्बा। फिर परोपकार के विषय में आपको अपने विचार लिखना है, जैसे कि हम कहते हैं मनुष्य को कर्म की सुंदरता जिन गुण से प्रकट होती है उनमें परोपकार सर्वोपरि रहता है। यहाँ पर आपको अपने स्वयं विचार लिखना है। उसके बाद हम आगे देखेंगे उसी प्रकार, जैसे कि बिस्तर यानी बिछोना, चल बसी यानी मर गई, सयाना यानी कि बड़ा समझदार हो गया, तपता हुआ यानी गर्म, फिक्र यानी चिंता, यक ब यक यानी कि अचानक। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि पाठ में उल्लेखित प्रेमचंद्र जी की रचना है कौन कौन सी थी, जैसे कि ईदगाह, गबन और गोदान, बड़े भाई साहब, कर्म भूमि। तो हमें देखना है पेज नंबर 44 में देखना है, वहाँ पर हमें दिया है। फिर आप लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं प्रेमचंद्र के बचपन के दिन कैसे बीत रहे थे, तो इसका लिखें प्रेमचंद्र के बचपन के दिन माँ और दादी के प्रेम के कारण बड़ी मस्ती से बीत रहे थे। इनके बचपन में उन्होंने बहुत ही शैतानियाँ की है। प्रेमचंद्र जी पैरों में जूते और बदन में कपड़े न होने के क्या कारण थे, माँ के आकस्मिक निधन के कारण प्रेमचंद्र के पैरों में जूते और कपड़े न होते थे। यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे परिच्छेद में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जैसे कि पता नहीं माँ का प्यार किसी अनजान ढंग से बच्चे को खालिस्तान रहता है, तो क्या होगा, माँ। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, पता नहीं, तो क्या लिखेंगे, पता नहीं माँ का प्यार किसी अनजान ढंग से बच्चों को संवारता रहता है। कर्मभूमि का खालिस्तान ऐसा ही पात्र है, कर्मभूमि का अमरकांत ऐसा ही पात्र है। प्रश्न के उत्तर, अपनी कहानियों और उपन्यासों में प्रेमचंद्र ने कैसे पात्रों का वर्णन किया है, तो लिखोगे अपनी कहानियाँ और उपन्यास में प्रेमचंद्र ने ऐसे पात्रों का वर्णन किया है जिनकी माता 60-8 साल की उम्र में चल बसी और उनकी दुनिया सुनी पड़ गई है। बच्चों का प्यार छिन जाने का क्या परिणाम होता है, तो लेकिन बच्चों का प्यार छिन जाने पर एक कमी महसूस होती है जो बच्चों को अंदर से तोड़ देती है। पर्यायवाची शब्द, इंद्र का पर्यायवाची शब्द देवेंद्र या सुरेंद्र, नारी का स्त्री, अबला या कामिनी। उसके बाद विलोम शब्द, बुराई का अच्छाई, छाया का धूप। शब्द समूह के लिए एक से जिसकी आशा न की गई हो, तो उसे क्या लिखेंगे, अप्रत्याशी। और स्वयं जंगल में स्वयं लगने वाली आग, तो उसके कह के दावानल। स्वमत विचार में जीवन एक अमूल्य निधि है, इसे भोगने की तरह इसका सामना करना आवश्यक है। आप अपने स्वमत विचार लिखे, तो आपको अपने स्वमत विचार लिखना है। मुहावरे दिए हैं, 9-2-11 हो जाना यानी भाग जाना, इसका अर्थ लिखना है आपको। उसके बाद है हवा के घोड़े पर सवार होने की कल्पना करना, धहाका लगाने यानी कि जोर से हंसना, शामत यानी विपत्ति आना, सफाचट करने यानी कि खत्म करना। ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। जो मैंने आपको प्रश्न उत्तर बताया है वो लिखना है। ये शब्द वाटिका के जो कठिन शब्द के अर्थ है वो भी आपको लिखना है।
विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको दिया है सूचना के अनुसार कृति करो। ये मैंने आपको प्रश्न भी पूछा था कि पाठ में उल्लेखित प्रेमचंद्र जी की रचनाएं कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पर लिखोगे ईदगाह, गबन और गोदान, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, तो आपको ये लिखना है। और मैंने फिर आपको ये हो गया। फिर प्रश्न 2, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। यहाँ पर क्या है, रामलाल, क्या दिया गया है, रामलाल रामल ला का पात्र की सजावट संबंध बात, तो यहाँ पर कौन सा है ये भी मैंने आपसे पूछा है, तो आपको यहाँ पर भी लिखना है। ये आपको प्रश्न दिए, ये दोनों प्रश्न आपको हल करना है। ये जैसे प्रेमचंद्र जी के शौक कौन कौन से शौक थे, ये आपको लिखना है। पढ़ोगे तो आपको ध्यान में होगा। मैंने आपको बताया भी कि उनके कौन कौन से 2 शौक थे, वो आपको लिखना है। इनमें गुण रखा था आपको, इसका भी मैंने उत्तर बताया, ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पर कज़ाका की इनकी कहानी याद थी, किसकी किसकी कहानी याद थी, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर संक्षेप में उत्तर प्रेमचंद्र जी के बचपन के बारे में, डाकिया, कज़ाका की और रामलीला की। यहाँ लिखोगे, नाम लिखो, माता का नाम प्रेमचंद्र की, पिता का नाम और बहन का नाम, ये भी बताया गया था। और सदैव ध्यान रखो, बचपन में कुछ प्रसंग या घटना संस्मरणीय होती है। आपके बचपन में भी कुछ ऐसी घटना संस्मरणीय यादगिरी होगी, वो आपने विचार लिख सकते हैं या दूसरों को भी आप बता सकते हैं। फिर लिखा, उपयोजित लेखन में विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण करने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य की अनुमति प्राप्त करते हुए पत्र लिखो। ये हमें पत्र लिखना है। और मैंने समझा, आपको क्या समझा, यहाँ पर आप अपने विचार लिखोगे। फिर हिंदी के प्रसिद्ध 4 साहित्यकारों की जानकारी वाले चार्ट बनाओ। इस तरह से आपको ये पूरा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। और ये जो पत्र जो दिया गया है, ये पत्र आपको असाइनमेंट, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, ये आपको असाइनमेंट में करना है।